हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे, लंबे समय तक आदमी औरत का साथ रहना शादी माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिविंग टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑफ मैन एंड वोमेन विल बी प्रिज्यूम्ड एज मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये प्रिजम्पशन होगा। ये इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, केस क्या था और साथ में ये किस तरह से इसको प्रिजम्पशन माना जाएगा, तो प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है और प्रिजम्पशन हमारे कानून की किताबों में, कानून के किस एक्ट में, किस सेक्शन में दिया हुआ है, किस तरह से हम प्रिजम्पशन के बारे में जानेंगे, सारा डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि थोड़ा अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ एक दो वीडियो के लिए आप बियर करेंगे, क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो चुका है। जल्दी ही मैं नया माइक लूँगा और उसके बाद पूरी कंप्लीट बढ़िया से आपको वीडियो आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम देखते हैं, जैसे आप ये एक आर्टिकल देख रहे होंगे लाइव लॉ का, लॉन्ग कोहैबिटेशन बिटवीन मैन एंड वोमेन रेजेज स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ देयर मैरिज। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई आदमी औरत दोनों साथ में रह रहे हैं और काफ़ी दिनों से साथ में रह रहे हैं तो कोर्ट उनको ये मानेगा कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। ओके, उन दोनों की शादी हो चुकी है, ये कोर्ट का मानना है। तो कोर्ट का मानना है, थोड़ा इसके बारे में पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये आपका केस कौन सा है और केस का बैकग्राउंड जानेंगे। केस टाइटल है फ्रेंड्स कत्तुकांडी एदाथिल कृष्णन वर्सेस कत्तुकांडी एदाथिल वलसान। केस का बैकग्राउंड क्या है? केस का बैकग्राउंड है फ्रेंड्स, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, एक अपील फाइल किया गया था पार्टीशन सूट का केरला में। ठीक है, 4 बच्चे थे और उनके बच्चे, जैसे 4 सन्स एंड देयर एयर्स, एयर्स मतलब लीगल एयर्स मतलब उत्तराधिकारी, उनका एक प्रॉपर्टी के ऊपर कोपार्सनरी राइट्स था। ठीक है, कोपार्सनरी राइट्स था और उसमें से एक बंदा एक औरत के साथ काफ़ी दिनों तक रहा था और उस समय में उसको एक बच्चा भी हुआ था, एक सन था। अब कोर्ट का क्वेश्चन ये था, जो बाकी जो लोग थे, बाकी लोगों का कहना था कि ये जो बच्चा है ये इलिजिटिमेट चाइल्ड है और इसका इस प्रॉपर्टी पे कोपर्सनरी राइट्स नहीं होगा क्योंकि ये इलिजिटिमेट चाइल्ड है और इन दोनों की शादी कभी हुई ही नहीं है। तो शादी नहीं हुई तो शादी के बाहर जो बच्चा हो इलिजिटिमेट है। तो कोर्ट को यही देखना था कि ये बच्चा इलिजिटिमेट है या लेजिटिमेट है, इसको उस प्रॉपर्टी में राइट्स शेयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ओके, तो अपोजिट साइड था, उसका तो ये कहना था कि इसका कोपर्सनरी राइट्स है नहीं और इस आदमी और औरत इनकी शादी ही नहीं हुई है और ये मतलब अवैध तरीके से ये साथ रहे हैं और इनका एक बच्चा हुआ है जिसका कि कोपर्सनरी राइट्स हमारे प्रॉपर्टी पे नहीं है। तो कोर्ट को ये देखना था। तो जो लोअर कोर्ट था, लोअर कोर्ट ने क्या किया, लोअर कोर्ट ने ये इसके फेवर में, मैरिज के फेवर में डिसीजन दिया और एक प्रिलिमिनरी इंटरिम डिक्री पारित किया और ये कहते हुए कि ये शादी वैलिड है और ये जो बच्चा है ये इलेजिटिमेट नहीं है, लेजिटिमेट है और इसको भी राइट्स मिलने चाहिए। ओके, इसको भी राइट्स मिलने चाहिए। तो बात गया जब केरला हाई कोर्ट में, तो केरला हाई कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो मैरिज था दोनों पार्टी के बीच में ये वैलिड नहीं था और जो मैरिज वैलिड नहीं था और उससे जो बच्चा हुआ वो भी इलेजिटिमेट है, वैलिड नहीं है, इसका कोई कोपर्सनरी राइट्स नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड किया और सेटिसाइड करते हुए कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि 50 साल पहले हुई शादी का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिले। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे घरों में या फिर कहीं भी आप सोचते हैं कि आपके माँ बाप की जो शादी हुई थी या फिर किसी की भी शादी 50-60 साल पहले होती थी तो कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो होता नहीं था। तो जब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता था तो ये मिलना भी मुश्किल है। और प्रूफ क्या है उनकी शादी का, जैसे हमारे माँ बाप या किसी के शादी का प्रूफ क्या होता है कि हर जगह उनको एज ए हस्बैंड वाइफ उनको कहीं किसी भी स्कीम में कहीं भी आप शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये प्रूफ है कि हर महीने मतलब एक पीरियोडिक टाइम पे कुछ पेमेंट किया है, हस्बैंड ने वाइफ को, मतलब आदमी ने औरत को पेमेंट किया है। तो पेमेंट किया है, इससे प्रूफ होता है कि वो अपनी वाइफ को पेमेंट कर रहा था और ये प्रेज्यूम करता है, कोर्ट इस बात को प्रेज्यूम करेगा, कोर्ट इस बात को प्रेज्यूम करेगा कि ये क्या है, ये शादी वैलिड है, दोनों के बीच में
शादी हुई है। ठीक है, तो इसमें आगे क्या हुआ कि इसमें बेंच था फ्रेंड्स, दो जस्टिस का, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर एंड जस्टिस विक्रमनाथ। ओके, इनका कहना था कि द लॉ प्रेज्यूम्स इन फेवर ऑफ मैरिज एंड नॉट इन स्टेट ऑफ कॉन्क्यूबाइनेज। अब पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि कॉन्क्यूबाइनेज होता था। कॉन्क्यूबाइनेज का मतलब होता है कि एक आदमी किसी औरत के साथ रहता था, हस्बैंड वाइफ, अपना ये वाइफ अलग है और ये औरत अलग है, साथ में रहते थे, तो उसको कॉन्क्यूबाइनेज कहा जाता था। ठीक है, इलीगल था वो सब, लेकिन रहते थे। तो कोर्ट का कहना है कि कोर्ट हमेशा प्रिज्यूम क्या करेगा कि फेवर ऑफ मैरिज प्रिज्यूम करेगा। ठीक है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि मैरिज हुआ है, कॉन्क्यूबाइनेज प्रिज्यूम नहीं करेगा। कोर्ट कहता है कि ए स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन एराइजेज इन द फेवर ऑफ वेडलॉक वेयर टू पार्टनर्स हैव लिव्ड टुगेदर फॉर ए लॉन्ग स्पेल एज हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, ये कोर्ट का कहना है। प्रिजम्पशन का मतलब फ्रेंड्स थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? तो प्रिजम्पशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इस शादी को चैलेंज करता है, ठीक है, प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि शादी को चैलेंज आप कर रहे हैं। अगर कोर्ट मान के चल रहा है कि ये शादी हुई है, आप चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं ये हुजूर ये शादी नहीं हुई है, ये शादी वैलिड नहीं है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये आपके ऊपर लाई करता है। ठीक है, आप प्रूफ करेंगे कि शादी कैसे नहीं हुई है। आप कोई डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, कुछ भी लाएंगे कि जिससे ये शादी नहीं हुई है। ओके, जनरली क्या होता है, आप आते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट 3 चैप्टर 7 है। ठीक है, हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में हम थोड़ा सा कानून के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये चैनल का नाम लीगल लिटरेसी है। तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज देना है, न्यूज़ देना नहीं है। सिर्फ न्यूज़ दे के हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, हमको नॉलेज देना है। तो नॉलेज में क्या है कि पार्ट 3 चैप्टर 7 जो है, इसमें सेक्शन 101 से 114 तक है। और इसमें क्या होता है, दो चीज़ें हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ का पूरा चैप्टर ही है ये, बर्डन ऑफ प्रूफ का। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें दिया हुआ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है, सबूत का भार। किसी भी बात में सबूत कौन पेश करेगा, किसके ऊपर बर्डन है कि वो सबूत पेश करे, ये दिया हुआ है पूरा का पूरा चैप्टर। लेकिन उस चैप्टर में जब लास्ट सेक्शन एक दिया हुआ है, सेक्शन 114, उसमें दिया हुआ है कि कुछ बातों में कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ये सही है। ठीक है, अब कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि ये सही है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सेक्शन 4 में आते हैं। ओके, तो सेक्शन 4 में आते हैं तो सेक्शन 4 में भी यही सब चीज़ें दी हुई है, डेफिनेशन दिया हुआ है। सेक्शन 4 में डेफिनेशन दिया हुआ है, मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। 3 चीज़ें होती है। तो कोर्ट प्रिज्यूम करता है तो या तो मे प्रिज्यूम करेगा, मे प्रिज्यूम का मतलब कि कोर्ट मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। शैल प्रिज्यूम मतलब कोर्ट को प्रिज्यूम करना है उस चीज़ को। और कंक्लूसिव प्रूफ होता है, कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि वो प्रूफ ही है, उसको आप रिब्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको कि कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि ये सही है। तो ये सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है कि कौन कौन से फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको कि कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि ये बात सही है। जैसे कि मान लो आपके पास कोई गोल्डन ज्वेलरी पाई गई और उस ज्वेलरी को आपने किसी से खरीदा। ठीक है, आपने किसी से उस गोल्डन ज्वेलरी को खरीदा और पुलिस आपके पास आ गई ये कहते हुए कि ये गोल्डन ज्वेलरी अमुक दुकान से चोरी हुआ है, ये चोरी का गोल्डन ज्वेलरी है, और आपको पुलिस ने पकड़ लिया। ओके, कि आप चोरी किए हुए हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि पुलिस को प्रूफ करना होता है कि आपने चोरी की है। लेकिन ये ऐसा केस है, इस केस में आपको प्रूफ करना होगा कि नहीं मैंने चोरी नहीं की है, मैंने ये किसी से खरीदा है। ठीक है, ये होता है प्रिजम्पशन। तो ये अगर प्रिजम्पशन पे पूरे चैप्टर पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करेंगे, मैं इस पे पूरा वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि प्रिजम्पशन क्या होता है और प्रिजम्पशन में कौन कौन से सेक्शंस दिए हुए हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन सेक्शन है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर लॉयर हैं या फिर कोई भी मतलब लॉ से रिलेटेड आप वर्क करते हैं, तो सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी जानते होंगे, जिसको डॉरी डेथ बोलते हैं। अब कहीं भी किसी की भी डेथ होती है, किसी को आप मार देते हैं, जैसे 302 है, उसमें अगर आपने किसी को गोली मारी, उसकी हत्या कर दी, तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो है, जो आपको हत्यारा साबित करना चाहता है, वो उसके ऊपर बर्डन है, वो प्रूफ करेगा कि आपने इसको मारा है। ठीक है, ये उसके ऊपर
प्रूफ करने का भार है। लेकिन तो 304 भी है जो दहेज हत्या है, डॉरी डेथ है, उसमें क्या है कि अब आपको ये प्रूफ करना है कि नहीं मैंने नहीं मारा है या मेरी वजह से उसकी जान नहीं गई है। ठीक है, ये प्रिजम्पशन होता है। कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि नहीं भाई आपने मारा है। 302 के केस में क्या होता है कि कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करता है, कोर्ट प्रिज्यूम करके चलता है कि आपने नहीं मारा है। तो पुलिस और प्रोसिक्यूशन प्रूफ करता है कि नहीं हुजूर इसने ही मारा है। लेकिन 304 बी जो है उसमें कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है कि आपने ही मारा है, और उसमें प्रूफ आपको करना है कि आपने नहीं मारा है या आपकी वजह से ये नहीं मरा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है, केस का टाइटल याद रखना है, ओके। और ये सेक्शन 114 को भी आप याद रख सकते हैं, सेक्शन 4 को भी साथ में पढ़ लेंगे। और ये सारी चीज़ें प्रिजम्पशन के बारे में पता चला होगा। उम्मीद है ये वीडियो का आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और वेट करते रहें। मैं पूरा का पूरा लॉ इस चैनल पे पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो चल रहा था, बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो अब आपको चाहिए, आप मिस कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बात कर सकते हैं, और मैं वो भी फिर से स्टार्ट कर दूंगा। धन्यवाद।